के शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, सरकार की मंत्रियों की यह जिम्मेदारी है कि संसद सुचारू रूप से चले, उसके लिए विपक्ष को विश्वास में लिया जाए। अब तो मंत्री जी ही पोस्टर जाकर लहरा रहे हैं, ऐसे कामकाज हो पाएगा क्या सदन का? गिरिराज सिंह की तस्वीरें देख लीजिए, वो खुद ही पहुंच गए पोस्टर लेकर हंगामा करने के लिए। नहीं चित्रा जी, बहुत आश्चर्य है कि आप मंत्री पे प्रश्न तो उठा रहे हैं, लेकिन परिस्थिति ये है कि सदन का नेता, जो प्रतिपक्ष में सदन का नेता है, वो बेल में आके हंगामा कर रहा है। ये कभी देखा है किसी ने? सांसद बेल पे आते हो ये तो समझ आती है, सदन के जो उनके प्रमुख हैं, जो लीडर हैं, वही बेल पर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं और उनके नेता उसको प्रवोक कर रहे हैं। यानी ये स्थिति है। और आप सदन चलाने की बात करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि सदन चलाने के तरीके में क्या ये भी तरीका है कि मंच के ऊपर चढ़ जाए, यानी आप ट्रेजरी बेंच के ऊपर चढ़ जाइए, आप रूल बुक स्पीकर के मुंह पे दे फेंक मारिए, आप माइक फेंकिए? ये यदि हरकत विपक्ष की है तो आप किस पर आप कहती हैं कि सदन चलाना चाहिए, चलाने की जिम्मेदारी है? इस स्थिति में सदन चलते हैं। विपक्षी दलों को भरोसे में लीजिए ना के शर्मा जी, विपक्षी दलों को आप भरोसा, सदन कामकाज के लिए बना हुआ है। देश की जनता, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उससे ये उम्मीद करती है कि आप लोगों के हितों से जुड़े हुए बिलों पर चर्चा करेंगे, उसको पास कराएंगे, आम जनता का कल्याण होगा। लेकिन यहां पर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ऐसा लग रहा है सिर्फ हंगामे के लिए सारे सांसद सदन के भीतर पहुंचते हैं। हंगामा करो, फोटो क्लिक कराओ, उसके बाद अपने अपने घर चले जाओ। ऐसा नहीं है चित्रा जी, सबको एक लेवल पर मत तोलिए, कृपया कर, मेरा आपसे अनुरोध है। क्योंकि यदि सदन के अंदर विपक्ष इस स्थिति पर है, और इस बात का केवल मैं एक बयान आपको याद दिलाता हूं राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के बाद क्या बोला सदन के जो पहला सत्र था, कि सरकार भले उनकी बनी हो लेकिन चलाएंगे हम। ये अहंकार, ये नीयत समझ में आती है कि आप पहले से एक माइंडसेट बनाकर बैठे हैं कि हम सदन नहीं चलने देंगे, हम सदन के अंदर वो स्थिति पैदा करेंगे, हम लोकतंत्र की निरंतर हत्या करते रहेंगे, हम किसी कानून को नहीं मानेंगे, हम किसी मर्यादा को नहीं मानेंगे। आप सोच सकते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति, जो कि उच्च सदन के सभापति हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, कोई एक कंडिका मुझे बताइए, एक धारा मुझे बता दे विपक्ष कि इस धारा का उल्लंघन किया हो उपराष्ट्रपति। बाकी मेहमानों को भी लेकर आएंगे। कांग्रेस पार्टी पर जेपी नड्डा की ओर से जो इल्जाम लगाए गए वो भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ठीक है मनोज काका जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा ना हम अडानी मुद्दे के साथ हैं, ना हम सोरोस मुद्दे के साथ हैं, हम चाहते हैं आप ही लोग कम से कम एक पहल कर लीजिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष खासतौर से कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बीच का रास्ता तो निकल पाए। जब से सदन की शुरुआत हुई है, हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ चला जा रहा है। देश की जनता ने हंगामा करने के लिए थोड़ी ना भेजा है अपने सांसदों को। मनोज काका जी। चित्रा, ये आपका जो सवाल है कि देश की जनमानस ने देश के सांसदों का जो चयन किया है, वो निश्चित रूप से हंगामा करने के लिए तो नहीं भेजा होगा। जो हमारी माननीय सांसद डिंपल यादव जी ने जो सवाल खड़े किए, वो बहुत गंभीर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों मुद्दों से, जो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा गहरे और उससे ज्यादा बुनियादी जो मुद्दे हैं भारत में, इस समय किसान का मुद्दा है। पूरे देश में आप भी जानते हैं कि पूरे देश में रबी के फसल की बुआई चल रही है और किसानों के पास खाद नहीं है। पूरे देश के खाद के लिए सब जानते हैं कि 100 लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत होती है और सरकार ने समय रहते खादों का आयात नहीं किया। इसलिए किसान हर सोसाइटियों पर, गांवों में, देहातों में, क्योंकि मैं खुद उसी जगह से निकला हुआ हूं, हम लोग रोज गांव में रहते हैं, सोसाइटियों पे लाठी चल रही है। बहस हो रही है। आपकी भी जो सहयोगी पार्टी है उसको समझाइए आप। जिस अडानी को लेकर इतना हंगामा, पहले तो अपने राज्यों को वो कुछ सबक सिखा ले अडानी के मुद्दे पर, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके कांग्रेस शासित राज्यों में चरित्र कुछ और होगा, संसद में लाकर आप अपना चेहरा कुछ और दिखाएंगे। मनोज काका जी, कीजिए ना किसानों पर चर्चा। इसीलिए तो देश ने चुना है आपको। किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, जो गरीब है, जो पीछे रह गया, उसके मुद्दे पर होनी चाहिए चर्चा। लेकिन यहां पर दो उद्योगपतियों को पकड़ लिया है और दोनों अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से वहां पर हंगामा कर रहे हैं। अच्छा चित्रा जी, आपका सवाल थोड़ा लंबा है, मैं समझूंगा कि आप समता के भाव से थोड़ा बोलिए। ये ठीक सवाल, ये बिल्कुल ठीक सवाल है कि वो जो धूमिल की एक लाइन है ना कि एक आदमी रोटी
बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है, न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। और विपक्षी लोग पूछ रहे हैं कि वो तीसरा आदमी कौन है और देश की संसद मौन है। तो हम जब बुनियादी सवाल खड़े करते हैं तो देश की सदन क्यों बाधित की जाती है, क्यों नहीं चल रही? ये सवाल आपने बेटियों के सुरक्षा, आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो धन है देश में 80% विज्ञापन पर खर्च होता है और 20% सिर्फ उस पे कामों पे खर्च होता है। तो जब संसाधनों का 80% नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी सिर्फ अपने वैभव विलास में खर्च कर देगी तो बुनियादी विकास कहाँ हो पाएगा और उस पर बहस कहाँ करेंगे? बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल है, देश के सामरिक सुरक्षा के मामले पर फेल हैं। उत्तर प्रदेश की हालात यह है कि ये सांप्रदायिकता के आग में संभल से लेकर के और अजमेर तक को झोंकना चाह रहे हैं। तो ये बुनियादी सवाल पर कब टिके रहना चाहिए? बोलिए के शर्मा जी। मलूक नागर जी, मैं आ रही हूँ बाकी लोगों के पास, जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी बाकी लोगों की ले लूं, उसके बाद मनोज जी आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। कई मुद्दे आपने खड़े कर दिए हैं, के शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ जल्दी से। के शर्मा जी, आप लोग भी असल मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहते हैं क्या? चित्रा जी, मैं देश में इतनी समृद्धि है तो देश के 55 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा था 2014 से पहले 250 लाख करोड़ मुझे बोलने अब जवाब सुन नरेंद्र मोदी अपने कंधों पर नहीं ले। अब जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, आपने आरोप लगा दिए हैं, जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, हाँ जवाब दीजिए। के शर्मा जी बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए। ठीक है, बोलिए के शर्मा जी। शक्ति यादव जी भी हैं, बाकी मेहमान भी हैं, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। चित्रा जी, केवल शैक्षणिक संस्थानों में आरएसएस के लोग कुलपति और रजिस्ट्रार नियुक्त कर रहे हैं। चित्रा जी, आप इनको रोकेंगे तब बोलिए चित्रा जी, बोलिए। ये तो आपने प्रवचन चालू करा दिया। बोलिए। मैं बिल्कुल विषय से इधर उधर नहीं जाऊंगा। आज जो आपका विषय है मैं उसी विषय पर हूं और मैं 2 बिंदु रखना चाहता हूं मात्र इसमें। आप 2019 से देखिए, 2018 से इन लोगों ने राफेल का इशू उठाया और खूब हो हल्ला मचाया, 2 महीने तक सदन नहीं चलने दिया और इसके बावजूद जब ये मामला कोर्ट में गया पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, और इनको मुंह की खानी पड़ी। राहुल गांधी को 3 बार देश से माफी मांगना पड़ा, लेकिन उसके बाद राफेल भूल गए, फिर पेगासिस आ गया, फिर हिंडनबर्ग आ गया, फिर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आ गया, फिर मणिपुर वीडियो आ गया, फिर वैक्सीन संबंधित रिपोर्ट आ गया, फिर सेबी अध्यक्ष के खिलाफ आ गया। आप लगातार देखिए, हर सत्र से पहले एक खबर कहीं पर विदेश में छपवाकर और यहां सत्र को न चलने देना, पूरे सत्र को वॉश आउट कर देना, ये एक विपक्ष का आइडिया बन गया है कि हमें कैसे इस देश के संसद के को समाप्त करना है। तो आप भी तो उसकी उसी वैल्यू समाप्त कर खेल रहे हैं ना के एक शर्मा जी। विषय ये, अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष हंगामा करना चाहता है तो सरकार पक्ष के लोगों का भी हंगामा आप देख लीजिए सदन के भीतर। अब सोरोस के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के लोग भी हंगामा कर रहे हैं। एक सवाल इनसे ये है, मैं बिल्कुल इसी पर आ रहा हूं, मैं इसी पे आ रहा हूं। एक बात कहना चाह रहा हूं, चित्रा जी, ठीक है, चित्रा जी ऐसा जवाब ले लेते हैं, बाकी लोग भी हैं। चित्रा जी, ऐसे चिल्लाने वाले डिबेट के लिए क्यों बुलाया? ठीक है, ठीक है, मनोज मुझे बोलने प्लीज। जब हवाई जहाज से नहीं, मुझे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए, एक करके मेरी बात पूरी करने दीजिए। समझ में नहीं क्या हल्ला मचवा रहे हैं? प्लीज मनोज काका कौन सी घटना गलत है? ठीक है, मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बर व्यवहार नहीं हुआ? जवाब सुन लेते हैं ना। मणिपुर में जब प्रधानमंत्री आते हैं सदन में जवाब देने के लिए तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है ना कि वो सुने। वॉकआउट करके आप लोगों ने क्या किया था? विपक्ष ने भी तो अपना चरित्र दिखाया था ना मलूक नागर जी। देश देखता नहीं है क्या? देश देखता है कि मणिपुर पर आप लोग हंगामा करके सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा देते हैं और उसके बाद जब पीएम का जवाब आता है, वो भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। देश की जनता देखती है ये सब। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले के शर्मा जी आप जवाब दीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी मात्र एक बात मुझे कहनी है, एक बात मुझे कहनी है, इसके बाद आप मुझे टाइम मत दीजिए। देखिए, स्पीकर का अपमान, सभापति महोदय का अपमान जो किया वो तो किया। अभी ये समाजवादी पार्टी बहुत ज्ञान दे रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी का चरित्र आपको बता देता हूं। इनके नेता थे आजम खान। आप अपना ये 2019 की घटना है। चरित्र बताओ। स्पीकर की सीट पर बैठी थी रमा देवी। संगीत रागी जी भी है, रत्नाकर त्रिपाठी जी भी हैं। प्लीज मनोज काका जी उनको बोल लेने दीजिए, जल्दी से आप जवाब दीजिए, जल्दी से की रिपोर्ट पढ़ो। देखिए, देश में 80% ऑडियो डाउन कर दीजिए। अब देखिए, ये खलल इसीलिए आएगा क्योंकि इनके पोल खुल रहे हैं। बोलिए जल्दी से। देखिए, 2019 जुलाई 2019 की घटना है। इसी सदन के अंदर लोकसभा में रमा देवी जी, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, वो बैठी थी स्पीकर के सीट पर।
इनके नेता आजम खान ने ऐसी अभद्र टिप्पणी की उनके ऊपर कि पूरा सदन हैरान रह गया। और मुझे आश्चर्य है कि उस समय दुर्भाग्य यह था कि अखिलेश यादव आजम खान का समर्थन कर रहे थे और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे 7 दिनों तक। और उन्होंने माफी मांगने, पूरे सदन ने सर्वमत से कहा कि आजम खान को माफी मांगनी चाहिए, स्पीकर पर ऐसी टिप्पणी नहीं हो सकती। इसके बावजूद आजम खान और अखिलेश यादव ने न माफी मांगी ना उनको किसी प्रकार का रिग्रेट किया। अभी ये स्थिति है। ठीक है, आज ये ज्ञान दे रहे हैं समाजवादी वाले, ये जिम्मेदारी सरकार की है। कह रहा हूं ज्यादा कि सीटें आपको मिली हैं, आपको सरकार है चुना है यहाँ की कि जनता ने, स्पीकर हो, इस उम्मीद के साथ कि सभापति सरकार हो, वहां पर कामकाज करेगी और उसके लिए जो भी सभापति कोशिशें होंगी हो, वो सरकार की स्पीकर ओर से अपनाई जाएगी।